हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। सब खैरियत से हैं, ध्यान रख रहे हैं आप सब अपना एंड मेहनत कर रहे हैं आप अपने एग्जामिनेशंस के लिए। कंसिस्टेंसी के साथ में, सिंसेरिटी के साथ में आप अपने एफर्ट्स दे रहे हैं। तो आज के सेशन में हम 1 अक्टूबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एंड जितने भी दूसरे अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, चाहे एसएससी के पेपर हों, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम्स हों, चाहे बैंक के पेपर हों या और भी कोई दूसरे एग्जामिनेशंस हों, इन सब के लिए भी हम 1 अक्टूबर 2025 के द हिंदू में क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्कस आज के सेशन में करने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि यहाँ से अगर क्वेश्चंस पूछे गए तो एमसीक्यूज किस तरह से बनाए जा सकते हैं, क्वेश्चंस किस तरह से आपके सामने रखे जा सकते हैं। काफ़ी कुछ है आज के सेशन में जानने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू वी बिगिन। शुरू करते हैं 1 अक्टूबर 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पहला समाचार ये रहा, देखते हैं। पहली न्यूज़ में हमको बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, जिसको SIR एक्सरसाइज भी बोला जा रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसके बारे में बात करनी है। समाचार यह है कि इलेक्शन कमीशन जो पिछले 4 से 6 महीनों से बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहे थे इलेक्टोरल रोल्स का। दूसरे शब्दों में बिहार के जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, जितनी भी मतदाता सूची हैं, उन सब का जो एक तरीके का रिवीजन हो रहा था, वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और फाइनल जो इलेक्टोरल रोल है उसको इलेक्शन कमीशन के द्वारा पब्लिश कर दिया गया है, जिसमें 7.42 करोड़ मतदाताओं के नाम लिखे हुए हैं। 7 करोड़ 42 लाख मतदाताओं के नाम फाइनल उस इलेक्टोरल रोल में लिखे हुए हैं, जिसको इलेक्शन कमीशन के द्वारा पब्लिश किया गया है। दूसरे शब्दों में अब जो इलेक्शंस होने वाले हैं बिहार में, उसमें 7 करोड़ 42 लाख लोग या 7 करोड़ 42 लाख बिहारी हैं जो वोट डालने का अधिकार रखते हैं। ये रिवीजन जब शुरू हुआ था, इसके पहले जो इलेक्टोरल रोल थी उसमें लगभग 7 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम लिखे हुए थे। 7.89 करोड़ लोगों के नाम थे। फाइनल रिवीजन किया गया, जिन लोगों की मौत हो गई थी उनके नाम हटाए गए, जो बिहार से परमानेंटली माइग्रेट करके कहीं और चले गए थे उनके नाम हटाए गए, ऐसे लोग जिनके नाम एक से ज़्यादा जगहों पर रजिस्टर्ड थे उनके नाम हटाए गए, कुछ जो डाउटफुल वोटर्स थे और बाकी जो लोग थे जिनके बारे में शायद ये शंका थी कि इनके नाम गलत तरीके से चढ़ाए गए, उन सबके नाम हटवाए गए। और फाइनली इस पूरी पर्जिंग के बाद में, ये पूरी साफ सफाई के बाद में 7.89 करोड़ की जो आपकी प्रीवियस इलेक्टोरल रोल था वो कम होकर 7.42 करोड़ वोटर्स का रह गया। इस पूरी प्रोसेस में लगभग जब ये पूरा जो प्रोसेस हुआ है, ये इसमें कई सारे स्टेजेस थे। पहली स्टेज थी कि आपने एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश किया था, मतलब ये आपके पास में पुराना इलेक्टोरल रोल था, इसमें जो भी आपने सफाई करनी थी वो सब सफाई करने के बाद में आपने एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश किया और उसमें फिर ये बोला था कि भाई इसमें आप अपने अपने नाम चेक कर लें, किसी का नाम नहीं है तो फिर वो हमारे साथ अपील कर सकता है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर आ सकता है। किसी के नाम में कुछ गलती है, कहीं कोई इश्यूज आ रहे हैं तो वो आप सब जो है आके इलेक्शन कमीशन में ठीक करवा सकते हैं। तो ये ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पहले बनाया गया था। इसके बाद में फिर इस पर अपील का एक टाइम दिया गया आपको कि कुछ गलती है, कहीं कोई कमी है, किसी का नाम छूट गया तो वो आ जाए, और वो सारी चीज़ें करने के बाद में फिर ये फाइनल जो इलेक्टोरल रोल है उसको इशू किया गया। तो जब ये ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल बनाया जा रहा था, इस ड्राफ्ट की प्रिपरेशन में लगभग 65 लाख लोगों के नाम काटकर अलग किए गए थे। एंड जब ये ड्राफ्ट की पूरी लिस्ट बनकर तैयार हो गई, एक बार जब ड्राफ्ट की लिस्ट बन गई तो उसमें 65 लाख लोगों के नाम इस प्रोसेस में कटकर अलग हो गए। उसके बाद और फर्दर इस ड्राफ्ट को जब स्टडी किया गया, इसमें और फिर फर्दर जो है देखा गया हर एक इलेक्टरल का जो इलेक्टर था उसके नाम और बाकी सारी चीज़ें, तो उसके बाद 3.66 लाख वोटर जो थे और रिमूव किए गए इस ड्राफ्ट लिस्ट से। समझिएगा बात को, क्या कहानी क्या है। 7.89 करोड़ जो नेम थे वो पुरानी इलेक्टोरल रोल में थे। इससे फिर आपका जो नई इलेक्टोरल रोल है उसका ड्राफ्ट बनाने की प्रोसेस शुरू हुई। इस प्रिपरेशन के दरमियान 65 लाख लोगों के नाम काटकर अलग कर दिए गए। उसके बाद में जब ड्राफ्ट लिस्ट एक बार बनकर आ गई तो उस ड्राफ्ट लिस्ट का फिर और फर्दर जो है रिवीजन किया गया, उसका और अध्ययन हुआ कि भाई किसी का नाम गलत तो नहीं चढ़ गया, किसी के साथ कोई जाति तो नहीं हो गई, सारे लोगों को मौका भी दिया गया अपने अपने अपील्स फाइल करने का। और उसके बाद पूरी प्रक्रिया में 3.66 लाख लोग यानी कि 3,66,000 लोगों के नाम और काट कर अलग किए गए। इसी दरमियान जो नए वोटर थे, 18 साल से ज़्यादा के जो लोग हुए थे या कहीं से बिहार में आके सेटल हुए थे और वो अपना नाम यहाँ पे लिखवाना चाहते थे, इस तरीके के लोगों ने भी अपने नाम जुड़वाने के लिए एप्लीकेशन दी। ये एप्लीकेशन जब आपको देना होती है तो इसके लिए फॉर्म जमा किया जाता है जिसका नाम होता है फॉर्म 6। तो फॉर्म 6 एप्लीकेशन फॉर्म इलेक्शन कमीशन को भेजे गए और इस तरीके के लगभग 21.53 लाख नाम जो है वो ऐड किए गए। 21,53,000 लोगों के नाम इस पूरी प्रोसेस के दरमियान ऐड भी किए गए और फाइनली सारे काट छाट करने के बाद में, सारा एडिशन सब्सट्रैक्शन होने के बाद में ये फाइनल लिस्ट निकल कर आई है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ 42 लाख लोगों के नाम है फाइनल इलेक्टर्स के तौर पर। अब बिहार में फिलहाल ऑफिशियली इतने वोटर्स हैं जो आपका जो आने वाला असेंबली इलेक्शन है उसमें वोट डालने का अधिकार रखते हैं।
अब क्योंकि आपकी इलेक्टोरल रोल्स जो है पूरी बनकर तैयार हो गई हैं, मतदाता सूची पूरी बनकर तैयार हो गई है। अब इसके बाद में अगला स्टेप ये है कि आने वाले 2-4 दिनों में बिहार का जो इलेक्शन है वो अनाउंस हो जाएगा। हो सकता है जब आप ये न्यूज़ देख रहे हो, क्योंकि मैं जो आपका करंट अफेयर 1-2 दिन थोड़ा सा लेट ही बनाता हूँ, ताकि कोई और फर्दर अपडेट किसी न्यूज़ में आ रहा है तो वो अपने को पता चल जाए, इसलिए मैं 1-2 दिन थोड़ा सा लेट अपलोड करता हूँ। तो हो सकता है जब तक आप लोग ये न्यूज़ देखेंगे तब तक बिहार का इलेक्शन अनाउंस हो जाए। अभी तक अनाउंसमेंट ना करने की वजह ये थी कि इलेक्टोरल रोल जो था, फाइनल इलेक्टोरल रोल, वो पब्लिश नहीं हुआ था और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो प्रोसेस है वो चल रही थी। अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रोसेस का कंप्लीट हो जाना, यहाँ पे कंक्लूजन हो जाना एक बहुत ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि इसके बाद में इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया है कि बिहार की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होने के बाद में अब पूरे देश में जो है, रेस्ट ऑफ द कंट्री, पूरे के पूरे देश में अलग अलग जो राज्य हैं वहां पर भी ये प्रोसेस दोहराई जाएगी। खास तौर पे पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया और इस तरीके के दूसरे स्टेट्स हो गए जिसमें आने वाले वक्त में 1-2 सालों में इलेक्शंस होने हैं, वहां पर भी जो है पूरी की पूरी प्रक्रिया को दोहराया जाएगा। तो और क्योंकि पूरी की पूरी प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया था, कई लोगों ने इसके खिलाफ में याचिकाएं लगाई थी, वहां पर भी काफ़ी कुछ हुआ था। अल्टीमेटली हर जगहों से जो है इस तरह से कह सकते हैं कि सारी कसौटियों को पार करने के बाद में ये प्रोसेस जो है बाहर निकल कर आई है। इस पूरी प्रक्रिया के दरमियान बहुत से प्रपंच हुए, बहुत मैं ये कहूँगा कि घटिया किस्म की राजनीति की गई। पूरे के पूरे इलेक्शन कमीशन को जो है उसके विश्वसनीयता पर सवाल उठाने की कोशिश की गई, बहुत सी चीज़ें हुई, पर अल्टीमेटली प्रोसेस को कंप्लीट करा लिया गया है सक्सेसफुली और इसके लिए इलेक्शन कमीशन बधाई का पात्र है। आने वाले वक्त में दूसरी जगहों पर भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना है, तो फिर अब ये नहीं हो पाएगा कि बार बार अड़ंगा लगाने के लिए वो सारी हरकतें फिर की जाएंगी जो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को रोकने के लिए की गई थी। जैसे अब सुप्रीम कोर्ट आप फिर से नहीं जा सकते इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन लेने के लिए, कोर्ट खारिज कर देगा, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्शंस थे इस बार की ये जो पूरी प्रोसेस हो रही थी बिहार में, इसमें उनको सुन लिया गया है और सारी चीज़ों का जो है आप कह सकते हैं एक तरीके से निपटारण कर दिया गया। एंड प्रोसेस क्योंकि पूरा कर लिया गया, इलेक्शन कमीशन को भी समझ में आ गया कि किस किस तरीके का विरोध उनको झेलना पड़ सकता है, कितनी समस्याएं आ सकती हैं, टेक्निकली और प्रशासनिक तौर पर ये कितना चैलेंजिंग काम हो सकता है। अब इन सारी बातों को समझकर अनुभव के साथ में पश्चिम बंगाल और असम जैसे जो स्टेट्स हैं, जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ पे घुसपैठियों की समस्या भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, वहाँ पर शायद अब इलेक्शन कमीशन बेहतर तरह से ये पूरी एक्सरसाइज करवा सकेगी। तो इसलिए ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जिन जिन अभी भी इनफैक्ट ये है कि इसमें सवाल उठाने वालों की कमी तो है नहीं, तो यहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन ने उनको भी मौका दिया है कि अभी भी अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसका नाम जो है गलत तरीके से ऐड नहीं किया गया है, या उसका नाम अगर वो अभी भी ऐड करना चाहता है तो फिर वो अप्लाई कर सकता है अभी भी अपना नाम ऐड करने के लिए। और इलेक्शन अनाउंस होने के बाद में नॉमिनेशन फाइल करने की जो भी डेट रहेगी उसके 10 दिन पहले तक हम लोग इस तरीके के एप्लीकेशंस को भी स्वीकार करेंगे। अगर उनमें से कोई एप्लीकेशन सही पाई जाती है तो उसका भी नाम हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ये भी जो है परमिशन आपको दी गई है। अच्छा, किसी व्यक्ति ने अपनी एप्लीकेशन दी, अब उसका नाम अगर नहीं ऐड किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, तो उसके पास में भी मौका है कि वो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन जो ऑफिसर है, जो आपके नाम ऐड करना या हटाना ये सारी प्रोसेस को देखता है, उसके इस फैसले के खिलाफ आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में जा सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं। पता चला कि आप डीएम के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है, तो इन दैट कंडीशन आप आपका जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है स्टेट का, उसके पास में जा सकते हैं। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 करके कानून है, उसमें एक प्रावधान या अनुच्छेद है सेक्शन 24, सेक्शन 24 के तहत में आप सेकंड अपील उसके पास में फाइल कर सकते हैं और वो फिर आपका पूरा मैटर सुनेगा और उसको अगर लगता है कि आपके साथ में ज्यादती हुई है तो फिर वो आपको रिलीफ प्रदान करेगा, और अगर उससे भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर आप कोर्ट जा सकते हैं। तो पॉइंट यह है कि मौके अभी भी आप लोगों के पास में है, अगर किसी को अभी भी पूरी की पूरी प्रोसेस पे दिक्कत है। बट फिर वही बात कि यहाँ पे भी बात कहनी पड़ेगी कि कुछ लोग सत्ता हासिल करने के लिए मतलब इस स्थिति तक जाने को तैयार हैं कि वो देश की अखंडता के साथ में भी जो है समझौता करने के लिए रेडी हैं। तो हर प्रपंच अपनाए जा रहे हैं ताकि ऐसे लोग जो शायद भारत के हैं ही नहीं, जिनको गलत तरीके से लाके बसाया गया, उनके भी किसी तरीके से नाम इसमें आ जाए। तो ये घटिया राजनीति भी हम लोगों ने बीते हुए कुछ दिनों में देखी है और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में जब और असम में जब ये पूरी की पूरी प्रोसेस होगी तब ये फिर घटिया राजनीति होगी। कहीं ना कहीं हमें एक मेरा मानना है कि एक अब वक्त आ गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये समझाना पड़ेगा या उनके गले के नीचे ये बात उतारनी पड़ेगी कि एक रेड लाइन है। ठीक है, सत्ता में आना हर एक आदमी की महत्वाकांक्षा है और वो उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, मगर कुछ रेड लाइंस हैं जिनको क्रॉस नहीं किया जा सकता। देश की अखंडता उसमें से एक है, देश की सोवर्जिनिटी, देश का जो सामाजिक ताना बाना है, ये सारी चीज़ों के साथ में किसी भी व्यक्ति को खिलवाड़ नहीं करने दिया जा सकता। और जिन लोगों ने करके कई इलाकों को सेंसिटिव बनाया है, अब अगर वहाँ पर सुधार किया जा रहा है तो फिर और उसमें फिर अड़ंगा लगाने के लिए अगर कोई आकर खड़ा होता है सिर्फ इसलिए ताकि किसी तरह से 5 साल की सत्ता उसको मिल जाए, ऐसे लोगों को अब डील करने का वक्त मेरे हिसाब से आ गया। चलें देखते हैं बाकी इसमें और फर्दर आगे क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जितनी भी आपकी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स होते हैं, एक बार इलेक्शन कमीशन ने ये पूरी की पूरी आपकी जो कॉपीज़ हैं, ये जो पूरा फाइनल आपका जो ड्राफ्ट फाइनल जो लिस्ट है
इलेक्टोरल रोल की वो पब्लिश कर दी है SIR के रिवीजन के बाद में। तो इसकी फिजिकल और डिजिटल कॉपीज अब सारी पॉलिटिकल पार्टीज जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। उसमें फिर बताया गया है कि आप चाहो तो पुरानी वाली से कंपेयर कर लो, जिस जिसके नाम कटे हैं तो क्यों कटे हैं एंड क्या लॉजिक के बेसिस पे काटे गए, आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं, ताकि आपके मन में भी कोई वो नहीं रह जाए शंका, और आपकी छाती में ठंड पड़ जाए कि पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो एकदम पारदर्शी तरीके से कराई गई है। और जो आपने हरकतें करी हैं अभी, जो ओशी राजनीति की गई है कि इलेक्शन कमीशन पर ही सवाल उठाए गए हैं, कम से कम इस तरीके की हरकतें आगे आप ना करें। इस बात को इंश्योर करने के लिए इसकी जो फिजिकल और डिजिटल कॉपीज हैं, जो फाइनल इलेक्टोरल रोल निकल कर आया है, इसको भी पॉलिटिकल पार्टीज को प्रोवाइड कराया जा रहा है। अब यहाँ पे ये जो पूरी की पूरी SIR की प्रोसेस करवाई गई है, ये आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग्स में करवाई गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इलेक्शन कमीशन के पास में ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की एक्सरसाइज कराने का पावर है, ये संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत में उसके पास में है। इलेक्शन से रिलेटेड जो भी आपको काम करना होता है वो इलेक्शन कमीशन करता है। आर्टिकल 326 उसको ये सारी चीज़ें करने का पावर देता है। और इसी का इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन के पहले इलेक्टोरल रूल्स में जो भी आपको सफाई करनी है, जो लोग रहे नहीं, जो गुजर गए हैं, उनके नाम हटाना, नए लोगों के नाम ऐड करना, किसी के गलत तरीके से ऐड हो गए, किसी के नाम में या पते में कोई गलती है, सारी चीज़ों को ठीक करना, ये सारी चीज़ें करने का जो पावर है इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 326 के तहत में मिलता है। तो ये कुछ बातें हैं जो अपने को याद यहाँ से रखनी है। अब ये अपना पूरा समाचार हो गया, इससे ये अपनी पूरी न्यूज़ हो गई। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि आपका जो इलेक्शन कमीशन है, अगर उसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाना है किसी भी राज्य में या फिर पूरे देश में, तो वो कब करवा सकता है? जवाब है कि आपका राज्य का इलेक्शन जो है उसके पहले, या नेशनल लेवल पर अगर कराना है तो नेशनल इलेक्शन अनाउंस होने के पहले पहले आप इस तरीके का रिवीजन करवा सकते हो। कितनी बार और कब कब ये रिवीजन किया जाता है, तो ऐसा कोई आपके पास में फिक्स्ड टेनर नहीं है कितने वक्त में आप रिवीजन करोगे, मगर ये एक प्रोविजन है कि सामान्यतः हर इलेक्शन के पहले आप इसको कर सकते हो। नहीं करना चाहो ना करो, 2 इलेक्शन 3 इलेक्शन के बीच में कर लो, वो आपकी मर्जी है, मगर सामान्यतः हर इलेक्शन के पहले इस तरीके के रिवीजन करने का इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो कर सकता है। बाकी यहाँ से बिहार की अगर कोई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें पूछा जा सकता है कि फाइनल आपकी जो इलेक्टोरल रोल है उसमें कितने नाम है। तो याद रखिएगा 7.42 करोड़ नाम है, 7.89 करोड़ पुरानी जो आपकी लिस्ट थी उसमें नाम थे, एंड 65 लाख लोगों के नाम पूरी प्रिपरेशन के वक्त में कटे हैं। 3.66 लोगों के नाम लिस्ट जो ड्राफ्ट प्रिपरेशन हो गई उसके बाद जो ड्राफ्ट लिस्ट बन गई उसमें कटे हैं। 21.53 लाख लोगों के नाम ऐड किए गए हैं, और फाइनल जो लिस्ट है उसमें 7.42 करोड़ वोटर के नाम निकल कर आए। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि आपका नाम जो है इलेक्टोरल लिस्ट में ऐड किया जाए तो उसके लिए क्या किया जाता है? जवाब है आपको फॉर्म नंबर 6 जो है वो भरना पड़ता है और सबमिट करना पड़ता है। किसे सबमिट करना पड़ता है? जवाब है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास में आपको अपना फॉर्म 6 और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो लगाने पड़ते हैं। सामने वाले ने अगर आपका नाम लिख दिया तो ठीक है, और नहीं लिखा, रिजेक्ट कर दिया, तो फिर उसके फैसले के खिलाफ आप DM और CO के पास में अपील कर सकते हो, और उसके बाद में आप चाहो तो कोर्ट जा सकते हो। अच्छा, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये करवाने का पावर कैसे आता है इलेक्शन कमीशन के पास में? संविधान से आता है। संविधान का आर्टिकल 326 भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, उसको ये पावर देता है कि वो इस तरीके की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की एक्सरसाइजेस कंडक्ट करवा सकता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से बनकर तैयार होते हैं और हमको याद रखने। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। इससे ज़्यादा यहाँ से अपने काम पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इस समाचार में हमको बात करनी है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, एंड UPSC एज वेल एज आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशन हैं उसमें ये पूछा जा सकता है। इसकी वजह है जो फेमस सिंगर जुबिन गर्ग हैं, उनकी जो रिसेंटली उनका जो डिमाइस हुआ था उसके साथ में इस ट्रीटी का कुछ लेना देना है। देखते हैं। तो समाचार ये है कि भारत की जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसने फॉर्मली सिंगापुर के साथ में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, जिसको शॉर्ट में MLAAD भी बोलते हैं, इसको इन्वोक कर दिया। इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से समझिएगा। भारत सरकार ने क्या किया है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी जो है वो इन्वोक कर दी। मतलब ये कि हम लोगों ने इस तरीके की एक ट्रीटी सिंगापुर के साथ में साइन करी हुई थी, और अब हमने उनसे ये बोला है कि ये जो ट्रीटी हमने साइन करी हुई थी इसके तहत में हमें आपसे कुछ मदद चाहिए, तो आप हमारी मदद करिए। और क्योंकि आपने इस तरीके की ट्रीटी हमारे साथ में साइन करी हुई है तो आप हमारे को मदद करने से मना नहीं कर सकते। ये रिक्वेस्ट उन्होंने सिंगापुर से इस ट्रीटी का हवाला देते हुए करी है। और इसमें मांगा क्या है उन्होंने कहा है कि जो सिंगर जुबिन गर्ग हैं, उनकी जो मृत्यु हुई है सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते हुए उनकी मृत्यु जो हुई थी, उसमें अब कई सारे एंगल्स निकल कर आ रहे हैं, कई सारी बातें निकल कर आ रही हैं। तो लोगों को लग रहा है कि शायद उनकी डेथ नेचुरल नहीं है या एक्सीडेंट नहीं है। उसमें कुछ एक एंगल शामिल है। हो सकता है शायद उनके जो पूरा का पूरा ये डिमाइस हुआ है इसमें किसी का हाथ है, ये कॉन्स्पिरेसी है। तो इस पूरी चीज़ का जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, तो भारत सरकार ने ये बोला है कि अब ये जो भारत में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है इसमें सिंगापुर की गवर्नमेंट उनका साथ दे, एंड वहाँ पर भी उनके पास में जो
इन्वेस्टिगेशन या पूरी जो प्रोसेस चल रही है उसमें वो भारत सरकार में जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके साथ में उसको आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ताकि एक लॉफुल कंक्लूजन की तरफ, एक मीनिंगफुल कंक्लूजन की तरफ सिंगर जुबिन गर्ग की जो का डिमाइस हुआ है उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन को लेकर जाया जा सके। अब ये जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी है जब एक बार इन्वोक कर दी जाती है किसी के साथ में, तो फिर ये इंश्योर करती है कि जिस भी देश के साथ में आपने इसको इन्वोक किया है वो उस देश की अथॉरिटीज आपके साथ में पूरी तरीके से कोऑपरेट करेंगी, पूरा लीगल कोऑपरेशन जो है आपको दिया जाएगा। अब जैसे हम लोगों ने सिंगापुर के साथ में यहाँ पर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी साइन कर रखी है और हमने उनसे बोला है कि हमने इस ट्रीटी का हवाला दिया है, इसको इन्वोक किया है, तो अब इस केस में जितना भी इन्वेस्टिगेशन होगा सिंगापुरियन अथॉरिटीज जो है इसमें पूरी तरीके से हमारे साथ में कोऑपरेट करेंगी। पूरी आपकी जो भी शेयरिंग है डिटेल्स की केस से रिलेटेड, वो सारी उनके पास जितनी भी डिटेल्स होंगी वो सारा का सारा डिटेल्स को हमको एक्सेस दिया जाएगा, और जितना भी आपको असिस्टेंस दिया जा सकता है इस केस के इन्वेस्टिगेशन में वो सारा असिस्टेंस होगा, इंक्लूडिंग जितने भी अक्यूज वहां पे पकड़े जाएंगे। अगर कोई निकल कर आता है व्यक्ति जिसका इसमें संलिप्तता पाई जाती है इस पूरे केस में, तो उन सारे लोगों को अरेस्ट करके वहां पे इनको भारत वापस लाना और जस्टिस तक लेकर जाना, इंश्योर करना कि जस्टिस हो सके। इस पूरी प्रोसेस में अब सिंगापुर की अथॉरिटीज लीगली जितना हेल्प आपको दे सकती हैं वो देंगी। अच्छा, इसका उल्टा भी अगर होता है कि सिंगापुर वाले हमारे साथ में यही ट्रीटी इन्वोक करके हमारी मदद मांगते, तो क्योंकि हम लोगों ने उनके साथ में ये ट्रीटी साइन कर रखी है तो हम भी एग्जैक्टली इनकी इसी तरीके से हेल्प करते, यही सारे हम भी उनको जो है चीजें देते जो हम लोग यहाँ पर उनसे मांग रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी क्या करती है कि नहीं, दो देशों के बीच में अगर ये ट्रीटी होती है तो फिर उन देशों के बीच में कोई केस अगर हो जाता है, कहीं पे कोई घटना घट गई और उसका किसी दूसरे देश से लेना देना, जैसे जुबिन गर्ग की मृत्यु जो है वो ही सिंगापुर में है, मगर अब क्योंकि वो हमारा नागरिक है और अब उसकी पूरी जो हत्या है जो पहले लग रही थी कि शायद एक्सीडेंट है, बट उसमें अब काफी सारे लूप होल्स निकल कर आ रहे हैं, काफी सारी बातें निकल कर आ रही हैं, तो एक इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, क्रिमिनल केस बन गया। अब वो नागरिक हमारा है तो उसका क्रिमिनल केस हमारा एक इंटरेस्ट की बात हो गई है। तो दोनों देशों के बीच में जिनके बीच में इस तरीके की ट्रीटी साइन है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी अगर इन्वोक की जाती है तो फिर वो एक दूसरे की पूरी हेल्प करते हैं। लीगल हेल्प और कॉपरेशन पूरा जो है दोनों देशों की अथॉरिटीज एक दूसरे के साथ में करती हैं, ताकि जो भी व्यक्ति है उसके साथ में जस्टिस हो सके और जिन्होंने भी काम किया है, जो भी गलत काम किया है, कल्प्रिट्स को उनको सजा दिलवाई जा सके, लॉफुल कंक्लूजन तक उनको लेकर आया जा सके। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। 2-3 सवाल बनते हैं। पहला तो ये कि ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी होती क्या है, इसके प्रोविजंस क्या हैं, और रिसेंटली भारत ने ये ट्रीटी कौन से देश के साथ में इन्वोक करी है। तो याद रखना है, सिंगापुर के साथ में इन्वोक करी और होती क्या है, तो एक बार अगर इन्वोक की जाती है तो ये सारी चीजें, ये सारे प्रावधान जो है, ये सारे प्रोविजंस लागू होते हैं और लीगल कोऑपरेशन दिया जाता है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इस समाचार में हमको बात करनी है इंडिया का जो मॉनसून का सीजन इस बार रहा है उसके बारे में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कुछ कमेंट्स दिए हैं उसके बारे में। एक तो ये जो कमेंट्स आईएमडी के द्वारा किए गए हैं ये सीधे सीधे आपसे पूछे जा सकते हैं आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशंस में फैक्चुअल क्वेश्चंस के रूप में। दूसरा, इस डाटा को हो सकता है GS3 में अगर कुछ मॉनसून से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ लिखने के लिए अगले साल के मेंस में आ जाए तो उसमें आप कोट कर सकते हैं, या फिर किसी इंटरव्यू में अगर कुछ पूछ लिया जाए तो वहाँ पर आप इस डाटा को जो है कोट कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस और जितने भी दूसरे आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये डाटा या फिर ये जो फैक्ट्स हैं वो हमारे लिए काम के हो जाते हैं। देखते हैं, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये घोषणा करी है कि इस साल मॉनसून में सामान्य तौर पर जितनी बारिश होती है या जितनी बारिश को नॉर्मल माना जाता है, सामान्य माना जाता है, उससे 8% ज़्यादा बारिश हुई है। मतलब जितना भी पानी गिरना चाहिए था, जितना अगर गिरता और उसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, उससे 8% ज़्यादा बारिश पूरे भारतवर्ष ने, पूरे इंडियन आपका जो हमारा देश है उसने रिसीव की है। अच्छा, जब हम बात करते हैं मॉनसून के रेनफॉल की या फिर जब हम बोलते हैं कि मॉनसून की बारिश, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1 जून से लेकर 30 सितंबर के जो बीच के 4 महीने हैं, इस बीच में जितनी बारिश होती है इसी को मॉनसून का रेनफॉल मानती है। इस 1 जून के पहले जो बारिश हो जाती है वो, या 30 सितंबर के बाद में जो बारिश होती है उसको मॉनसून रेनफॉल में काउंट नहीं किया जाता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है, याद भी रखना है। जो भी आपका मॉनसून रेनफॉल का डाटा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या IMD कलेक्ट करती है वो 4 महीनों का होता है, और इन 4 मंथ्स की कहानी 1 जून से शुरू होकर आपका 30 सितंबर तक जाती है। इन 4 महीनों में जितना आपकी बारिश होती है उसी को मॉनसून का रेनफॉल माना जाता है, इसके पहले और इसके बाद को नहीं। अब IMD वालों ने ये जो मॉनसून का पूरा डाटा कलेक्ट किया, इसका एनालिसिस किया, इसके बाद में इन्होंने कुछ कमेंट्स किए हैं। सबसे पहला कमेंट तो ये है कि जो साउथ वेस्ट मानसून है, या फिर यूँ बोलना चाहिए कि हमारे देश में जो मानसून आता है उसको साउथ वेस्ट मानसून ही बोला जाता है टेक्निकली। ये जो साउथ वेस्ट मानसून है ये इस साल एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए ज़्यादातर जो है
अच्छा रहा है, इतनी बारिश हुई है कि हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी पर इसका एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। दूसरा, हमारे जितने भी रिजर्वायर्स हैं, जितने भी हमारे बांध हैं, जो वाटर स्टोर करने के लिए हमने अपने रिजर्व्स बना के रखे हुए हैं, वो सारे के सारे भर गए हैं। उनकी कैपेसिटी जितनी है मैक्सिमम उस कैपेसिटी तक वो पूरे के पूरे भर गए, पूरा हमारे रिजर्वायर्स को बूस्ट कर दिया। बट एट द सेम टाइम साउथ वेस्ट मानसून ने कई इलाकों में बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, तबाही भी मचाई है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी क्रिएट किया। खास तौर पे अगर नॉर्थ इंडिया की बात की जाए, पंजाब का इलाका हो गया, हिमाचल का इलाका हो गया, यहाँ पे काफ़ी बाढ़ आई है, काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो नॉर्थ के इलाके में काफ़ी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी मानसून के चलते हुआ है, काफ़ी नुकसान इसने नॉर्थ के इलाकों में किया। तो अभी तक हमने ये देखा कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों का कहना ये है कि भारत में जितनी एवरेज बारिश होनी चाहिए या जितनी बारिश को एवरेज माना जाता है उससे 8% ज़्यादा बारिश हुई है। ये आईएमडी वालों ने कह दिया है कि जितनी बारिश को आप सामान्य या औसत मानोगे, इस साल भारत में उससे 8% ज़्यादा पानी गिरा है। ये बात मगर पूरे ओवरऑल कंट्री के लिए ये सही है। अगर हम लोग पूरे भारत की बात करते हैं तो उसके लिए बात सही है। बट हम जानते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में एक जितना पानी गिरता है सारी जगहों पे। कुछ जगहों पे पानी ज़्यादा गिरता है, कुछ जगहों पे कम गिरता है और कुछ जगहों पे सिर्फ नाम मात्र का गिरता है। तो अलग अलग रीजन में कहाँ पे कितनी ज़्यादा बारिश हुई है, कितनी कम बारिश हुई है, उसका भी हम लोग एक एनालिसिस करते हैं। आईएमडी वालों ने उसका भी एक डाटा जो है दिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इनका कहना यह है कि सामान्य तौर पर जितनी बारिश होती है उससे 27% ज़्यादा बारिश हुई है। तो ये स्वाभाविक भी है। पंजाब और हिमाचल में जो इतना तबाही मचाई है मानसून ने, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यहाँ पर जो एक्सेसिव रेनफॉल है वही है। तो 27% ज़्यादा बारिश नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखने के लिए इस साल मिली है, सामान्य तौर पर जितनी मिलना चाहिए उससे। मध्य भारत या सेंट्रल इंडिया में जितनी बारिश होनी चाहिए उससे 15% ज़्यादा पानी गिरा है। इसी तरह सदर्न पेनिनसुला में जितनी बारिश होनी चाहिए, जिसको सामान्य माना जाता है, उससे 10% के करीब पानी ज़्यादा गिरा है। तो इन तीनों इलाकों में हमको एक बात देखने को मिल रही है कि बारिश सरप्लस हुई है, जितनी रिक्वायर्ड है उस या जितने को सामान्य माना जाता है उससे ज़्यादा ही पानी यहाँ पे गिरा है। मगर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईस्ट की तरफ, पूरब में और नॉर्थ ईस्ट में अगर आप चले जाएं तो वहां पर जितना पानी गिरना चाहिए तो सिर्फ उसका 80% के करीब ही जो है वाटर वहां पर गिरा है। एग्जाम्पल के लिए कि अगर वहां पे 100 mm के आसपास में बारिश होनी चाहिए थी तो वहां पर सिर्फ 80 mm के करीब पानी गिरा है। मतलब यहाँ पर आपको डेफिसिट जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। और यहीं से यूपीएससी के लिए सिविल सर्विसेज का एक अच्छा खासा तगड़ा न्यूमेरिकल, एक तगड़ा एमसीक्यू तैयार होता है। वो आपको 4 स्टेटमेंट देके बोल देंगे कि आप ये स्टेटमेंट को कंसिडर करो। पहले स्टेटमेंट में ये लिख देंगे कि भाई आईएमडी वाले जो हैं वो 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक की जो बारिश होती है इसी को मानसून का रेनफॉल मानते हैं। अपने यहाँ बारिश साउथ वेस्ट मानसून से होती है, ये बात भी सही है। तीसरा ये लिख देंगे कि इस साल जो साउथ वेस्ट मानसून की बारिश है वो एवरेज से ज्यादा है या एवरेज से 8% ज्यादा है। अगर खेलना चाहेंगे तो 8% की जगह आपका स्टेटमेंट को फॉल्स करने के लिए 9%, 6%, 12% ऐसे करके इसके साथ में खिलवाड़ कर सकते हैं। चौथा स्टेटमेंट वो ये दे देंगे कि चारों आप जो भारत के सारे क्षेत्रों में आपको सरप्लस बारिश देखने के लिए मिली है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में आपको सरप्लस बारिश नहीं देखने को मिली, यहाँ पर जो डेफिसिट देखने को मिला। या ये बोल देंगे कि इसमें से कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना देंगे कि इन दोनों क्षेत्रों में सरप्लस है, इन दोनों में डेफिसिट है, या फिर इन 3 क्षेत्रों में सरप्लस है, इसमें डेफिसिट है, इस तरीके से। और अब आपको फिर ये बताना होगा कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से गलत है। तो याद रखिएगा, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और सदर्न पेनिनसुला में बारिश सरप्लस हुई है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा पानी गिरा है। ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में जितना पानी में डेफिसिट है, जितनी बारिश होनी चाहिए थी उसका सिर्फ 80% के करीब जो है पानी वहां पे गिरा है। और इस डाटा का इस्तेमाल कर यूपीएससी चाहे तो एक तगड़ा न्यूमेरिकल यहाँ पे बनाकर तैयार कर सकती है और इस बात का हमको ध्यान रखना है। अच्छा, हालांकि मानसून, जैसे कि मैंने कहा कि 30 सितंबर के बाद की जितनी भी बारिश होगी उसको आईएमडी वाले मानसून की रेनफॉल में नहीं गिनते, मगर फिर भी अक्टूबर के महीने में ऐसा तो है नहीं कि बारिश नहीं होती है, कई जगहों पे पानी गिरता है। क्योंकि जो मानसून का पूरा सिस्टम है, साउथ वेस्ट मानसून का सिस्टम, उसने पूरी तरह से विड्रॉ नहीं किया। दूसरे शब्दों में आपकी जो विंड्स का डायरेक्शन है वो रिवर्स नहीं हुआ। अभी जो विंड्स हैं वो आपका अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से जमीन की तरफ में आ रही है, मगर जब विंड का डायरेक्शन रिवर्स होगा तब जमीन से आपकी जो विंड है वो आपका इन वाटर बॉडीज की तरफ में बहना शुरू करेगी। तो फिलहाल वो होना शुरू पूरी तरह से हुआ नहीं है, तो मानसून अभी पूरी तरह से विड्रॉ नहीं हुआ है मानसून सिस्टम, और कई जगहों में आने वाले दिनों में भी बारिश होगी। तो अक्टूबर के लिए फोरकास्ट आईएमडी वालों का यह है कि अबोव नॉर्मल बारिश होगी। जहां जहां पे भी अक्टूबर में पानी गिरेगा, सामान्य तौर पर जितना पानी अक्टूबर के महीने में मानसून गिराता है उससे ज्यादा ही बारिश आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके साथ ही साथ इनका यह भी कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में, अक्टूबर नवंबर के महीने में, आपका जो सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन है वहां पर ला नीना का जो इफेक्ट है वो शुरू होने वाला है। ला नीना का इफेक्ट क्या है? ला नीना का इफेक्ट यह है कि सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन में यह देखा जाता है कि जितना आपका एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए, सरफेस का टेम्परेचर एवरेज जितना होना चाहिए उसका टेम्परेचर उससे काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो ये जो कूलिंग होती है इसको बोला जाता है ला नीना। अल नीनो में यह होता है कि इस इलाके में सामान्य तौर पर आपका जो एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए, आपका टेम्परेचर उससे ज्यादा हो जाता है,
टेम्परेचर हाई हो जाता है तब आप ये बोलते हो कि अल नीनो का फेनोमेनन है, और जब अल नीनो का फेनोमेनन है इसका मतलब मानसून अच्छा नहीं आएगा। इसी का उल्टा जब होता है कि यहाँ पर आपको टेम्परेचर कम देखने को मिलने लगता है, जो एवरेज टेम्परेचर है उससे ज्यादा तो कूलिंग देखने को मिलने लगती है, तो उसको हम लोग ला नीना बोलते हैं। मैं आपको मैप पर दिखाता हूं तो आपको ये बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ये देखिए, अब ये मैप पर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये हमारा पैसिफिक ओशियन है। अब इस पैसिफिक ओशियन में अब इक्वेटर अगर हम लोग ड्रॉ करें, इक्वेटर यहाँ कहीं से जाता है, बस मैं एक रफ आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इक्वेटर की लाइन यहाँ कहीं से जाती है। अब इस इक्वेटर के आसपास का जो ये एरिया है इसको हम लोग बोल सकते हैं सेंट्रल इक्वेटोरियल सेंट्रल पैसिफिक ओशियन। तो इस क्षेत्र में अब ये देखा जा रहा है, या फिर ये देखा जाएगा जब ला लीना का फेनोमेनन आना शुरू होगा, तब ये देखा जाएगा कि इस पूरे क्षेत्र में जो आपका एवरेज टेम्परेचर होता है, इस पूरे क्षेत्र में जो एवरेज टेम्परेचर आपका होता है वो जितना आपका एवरेज सरफेस टेम्परेचर होता है उससे लो टेम्परेचर आपको इस रीजन में देखने के लिए मिलने लगेगा। ये इक्वेटर यहां से जा रहा है, इसके आसपास के क्षेत्र में ये फेनोमेनन कहलाता है ला नीना। और क्योंकि ये ला नीना का फेनोमेनन आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है कि होने वाला है, तो इसके चलते ये माना जा रहा है अब ये जो ला नीना, क्योंकि अब ये ला नीना का फेनोमेनन डेवलप होने वाला है आपके सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन में, तो उसके चलते होगा ये कि आपके जो विंटर्स हैं सामान्य तौर पर जितने ठंडे होते हैं उससे ज्यादा आपको ठंडक इस बार देखने को मिलेगी। जो विंटर्स हैं वो इस बार ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहने वाले हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंटर्स हमको देखने को मिलेंगे क्योंकि ला नीना का फेनोमेनन होने वाला है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जब अल नीनो आता है तब क्या होता है और जब ला नीनो आता है तब क्या होता है। अल नीनो का मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा जो आपका सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन है इसका जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है, जितना भी इसका एवरेज सरफेस टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर उससे ज्यादा हो जाता है, और ऐसी कंडीशन में आपका मानसून जो है वो कमजोर होता है, वीक मानसून हमको देखने को मिलता है। और इसका उल्टा जब होगा कि एवरेज सरफेस टेम्परेचर से आपकी जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो कम हो जाएगी, इसको बोला जाता है ला नीना। और जब ला नीना आता है तब आपको ज्यादा कठोर विंटर या ज्यादा सर्द विंटर देखने को मिलते हैं, जो इस बार हमारे साथ में हमारे देश में होने वाला है, ये हमको याद रखना है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। इससे ज्यादा अपने लिए यहाँ से और काम का कुछ नहीं है, मगर ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से बन सकते हैं, आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद इसको अच्छे से रखना है। चलें नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इस समाचार में हमको जो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं CISF और ITBP में उसके बारे में बात करनी है, और ये न्यूज़ खास तौर पर इम्पॉर्टेंट है रेलवे के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए। इसके अलावा SSC के जितने भी एग्जामिनेशंस हैं, MPPSC हो गया, स्टेट PSC के एग्जाम्स हो गए, बैंकिंग में भी पूछा जाता है तो जा सकता है। तो पॉइंट है कि जो डे 1 के अपने एग्जामिनेशंस हैं, जो एक दिन में कंडक्ट होने वाले पेपर हैं, हाई चांसेस हैं कि ये अपॉइंटमेंट्स वहाँ पर एक सीधे सीधे फैक्चुअल स्टेटमेंट के तौर पर पूछ लिए जाए। देखते हैं। तो CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी जिम्मेदारी है कि जितने भी हमारे खास तौर पे केंद्र सरकार या राज्य सरकार के या नेशनल इंपॉर्टेंस की जो भी हमारे इंडस्ट्रियल जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनके प्रोटेक्शन का जिम्मा इन लोगों के पास में है। और ITBP यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, जो पूरे इंडो चाइना बॉर्डर पे या फिर इंडिया और प्रीवियसली जो आपका तिब्बत हुआ करता था उसके बॉर्डर पे डिप्लॉयड है, इन दोनों के नए चीफ्स का अपॉइंटमेंट हुआ है। CISF के जो नए चीफ हैं उनका नाम है प्रवीर रंजन, और ITBP के जो नए चीफ हैं उनका नाम है प्रवीण कुमार। दोनों 1993 बैच के IPS ऑफिसर हैं। प्रवीर रंजन की बात की जाए तो ये हाल फिलहाल CISF में स्पेशल DG के तौर पर सर्व कर रहे थे, एंड जो सेंसिटिव आपका एयरपोर्ट सिक्योरिटी डिवीजन है उसको ये मैनेज कर रहे थे। प्रवीण कुमार भी 1993 के IPS हैं और ये ITBP में को हेड करेंगे। तो ये दो नए अपॉइंटमेंट्स जो हैं हमको अभी देखने के लिए मिले हैं, एंड आने वाले वक्त में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन दोनों से, क्योंकि CISF हो या ITBP हो, बहुत सेंसिटिव और बहुत नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत नेशनल इंपॉर्टेंस की जगहों पर ये सेफ गार्डिंग का काम करते हैं। तो हो सकता है आने वाले वक्त में अपकमिंग एग्जामिनेशंस में इनके बारे में कुछ पूछ लिया जाए। नाम मिलते जुलते हैं तो हो सकता है इंटरचेंज करके खेलने की आपके साथ में कोशिश की जाए। तो याद रखना है CISF प्रवीर रंजन और ITBP प्रवीण कुमार 1993 बैच के दोनों IPS ऑफिसर हैं। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है और ITBP इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। और ये न्यूज़ भी आने वाले अपकमिंग जितने भी डे 1 के एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए बहुत काम की है, अच्छे से हमको इसको प्रिपेयर करना है। तो समाचार ये है कि रेलवे टू लॉन्च फर्स्ट अशोर्ड ट्रांजिट टाइम सर्विस, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे पहली बार अपना अशोर्ड ट्रांजिट टाइम सर्विस की लॉन्च करने वाली है। थोड़ा सा समझते हैं पहले तो ये अशोर्ड ट्रांजिट टाइम सर्विस क्या होती है। अगर कहीं पर आपको कोई सामान सप्लाई करना है, लेट्स से ये पॉइंट नंबर A है और पॉइंट नंबर B, आपको पॉइंट A से पॉइंट B तक कोई सामान लेकर जाना है। अब उसके लिए आप एक डिलीवरी करने वाले को एम्प्लॉय करते हो, तो अगर वो आपको गारंटी देता है कि साहब मैं आपका जो सामान है वो 48 आवर्स में डिलीवर कर दूंगा, और अगर नहीं कर पाया तो फिर मेरी इतनी फीस जो है आप कम करके मुझे दे देना, या फिर पूरी फीस माफ कर दूंगा, इस तरीके से जो भी आपके चैलेंजेस होते हैं। बेसिकली वो जो पिज्जा डिलीवरी वाला कंसेप्ट है कि 30 मिनट में अगर नहीं आया
तो फिर आपको फ्री पिज्जा दे देंगे। लगभग वही वाली कहानी यहाँ पर है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड में अगर मैं आपका माल डिलीवर नहीं कर पाया तो फिर उसके बाद में मैं कुछ पेनल्टीज भरूंगा, या फिर आप जो मुझे पैसा पेमेंट करोगे उसमें कुछ पैसे कटेंगे, इस तरीके की कुछ चीजें रहती हैं। तो उस तरीके के कमिटमेंट के साथ में भारतीय रेलवे जो है पहली बार आपका ट्रांजिट सर्विसेज शुरू करने वाली है। मतलब जो भी माल हम एक से दूसरी जगह रेलवे की मदद से भेजते हैं, रेलगाड़ियों में जो सामान भर के जाता है, उसमें अभी तक ये गारंटी नहीं है कि आपको इतने ही टाइम में उसको डिलीवर करना है। आपको एक एक्सपेक्टेड टाइम जो है वो बता दिया जाता है कि साहब इतने वक्त तक जो है आपका माल डिलीवर हो जाएगा, बट कोई गारंटी नहीं है कि इतने वक्त तक हो ही जाए। कल को कोई समस्या आ गई, कहीं पे कुछ इश्यूज हो गए तो उसके चलते डिले भी हो सकता है, और अगर डिले हो जाएगा तो फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे में अगर कोई सामान आप लेट से आपको एक्सपोर्ट करना हो या फिर कहीं पे आपको ऑर्डर डिलीवर करना हो और इसमें फिर आप टाइम से ना डिलीवर कर पाओ तो आपके बिजनेस का नुकसान है, प्लस आपका नाम खराब होगा। तो इस तरीके की परिस्थितियों के चलते कहीं ना कहीं इंडियन रेलवेज भी समझ रही थी कि उस तरह से आप ग्रो नहीं कर रहे हैं माल भाड़े के क्षेत्र में, जिस तरह या माल ढोने के क्षेत्र में जिस तरह से आप कर सकते हैं। तो फाइनली उस चीज को दूर करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट एक शुरू किया गया है। 1 अक्टूबर 2025 से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा पायलट बेसिस पे, जिसमें अश्योर्ड आपको ट्रांजिट टाइम सर्विस जो है वो दी जाएगी। यानी कि आपको बताया जाएगा कि आपको इनफैक्ट अगर एक से दूसरी जगह तक अगर आपका माल रेलवे की मदद से जा रहा है तो आपको गारंटी किया जाएगा कि साहब आपका जो माल है वो मिनिमम 120 घंटों के अंदर अंदर जो है वो डिलीवर हो जाएगा। 120 से 121वां घंटा नहीं लगेगा। अगर हमने इस वक्त लेट से एक 12 बजे जो है रात को अगर आपका माल हम लोगों ने आज डिलीवर करना शुरू किया, आज से हमने लेकर चलना शुरू किया, तो आज से 120 घंटों के अंदर अंदर हम आपका माल जो भी आपका डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचा देंगे। 120 से 121वां घंटा नहीं लेंगे, और अगर लेंगे तो फिर ऑब्वियसली बात है उसमें फिर जो भी पेनल्टीज होंगी, जो भी फिर हमारे फीस में कमी होगी, वो सारी चीजें हम लोग वहन करने वाले हैं। ये जो पहली बार इस तरीके की सर्विस शुरू की गई है, ये अपने आप में बताता है कि भारतीय रेलवे अब प्रोफेशनलिज्म की तरफ में जा रही है, और ये अच्छी बात भी है। अब ये पूरी प्रोसेस शुरू करने के लिए इन्होंने पार्टनरशिप करी है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में। ठीक है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में पार्टनरशिप में ये प्रोग्राम जो है शुरू किया जा रहा है। हफ्ते में 2 बार इस सर्विस को किया जाएगा, बाई वीकली इसको रखा गया है, 2 बार इस तरीके की सर्विस होगी। और इसमें आपका जो ये कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसका दिल्ली में एक इनलैंड कंटेनर डिपो है। यानी कि पूरे देश भर में आपके अलग अलग जगहों पर एक तो कंटेनर डिपो बनाए जाते हैं बंदरगाहों पर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा होता है वहां पे। एक होता है कि बंदरगाहों पर सप्लाई करने के पहले एक जगह पे लाके सारा माल इकट्ठा किया जाता है और वहां से फिर बंदरगाहों पे आपको उनको भेजना होता है। तो ये इनलैंड कंटेनर डिपो जो है इस तरीके का एक तुगलकाबाद दिल्ली में बना हुआ, वहां से भारतीय रेलवे की हफ्ते में 2 बार आपकी जो है रेल चलेगी। और कलकत्ता का जो सीटीसी टर्मिनल है कनकर का, जहां से फिर एक्सपोर्ट वगैरह किया जाता है, इसके लिए सामान सप्लाई किया जाता है, वहां तक डिलीवर करेगी। और रास्ता ये लोग लेने वाले हैं आगरा कानपुर रूट, आगरा कानपुर के रूट से होते हुए ये तुगलकाबाद दिल्ली से आपका कलकत्ता का जो सिटी कनकर का या कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो सीटीसी टर्मिनल है वहां तक अपना सामान डिलीवर करेंगे। तो देखना यह है कि भारतीय रेलवे 120 घंटे का जो आपका कमिटमेंट है इसको पूरा कर पाती है या नहीं कर पाती है, और अगर करती है तो फिर उस बीच में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और उन चैलेंजेस से फिर कैसे डील किया जाता है। क्योंकि अगर ये सर्विस फिर बाकी लोगों को भी दी जाएगी, अभी तो सिर्फ इन्हीं लोगों के साथ में की जा रही है, मगर बाकी लोगों के साथ में की जाएगी, और किसी वजह से फिर अगर आप अपना कमिटमेंट नहीं रख सके और फिर आपको अगर अपनी फीस माफ करना पड़ी, फोरगो करना पड़ी, या फिर उसमें अगर आपको कमी करना पड़ी, तो उससे लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और लॉसेस हुए तो फिर इस पूरी की पूरी स्कीम को चलाना मुश्किल होगा। मगर अगर आप इस स्कीम को चला ले गए तो फिर इससे ऑर्डर्स आपको ज्यादा मिलेंगे और इससे रेलवे की कमाई बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जा रहा है। अब देखते हैं इससे क्या निकल कर आता है, क्या निकल कर नहीं आता, मगर अच्छी चीज है। और रेलवे में प्रोफेशनलिज्म जो है वो अगर बढ़ता है और उसके चलते अगर आपकी कमाई बढ़ती है या और ज्यादा आपका लाभ में जाती है, तो ये देश के लिए बेहतर है, ऐसा होना भी चाहिए। तो देखते हैं क्या निकल कर आता है, मगर फिलहाल ये न्यूज अपने लिए इतनी है। 2-3 सवाल यहाँ से बनते हैं। पहला तो ये कि ये जो एश्योर्ड ट्रांजिट टाइम सर्विस है वो क्या होती है, वो मैंने आपको बता दिया। किसने शुरू करी है, तो भारतीय रेलवे ने पहली बार शुरू करी है। ये पूछा जा सकता है कि भारतीय रेलवे ने जो एश्योर्ड ट्रांजिट टाइम सर्विस शुरू करी है, इसमें ट्रांजिट सर्विस का कितना टाइम जो है वो रखा गया है, कितने वक्त में आप डिलीवर करने की बात कर रहे हो, एश्योर्ड डिलीवरी कितने वक्त में दे रहे हो। 120 घंटों की बात की गई, 120 आवर्स। एंड फिलहाल जो है ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जा रहा है, हफ्ते में 2 बार। दिल्ली के तुगलकाबाद से लेकर कलकत्ता की सीटीसी टर्मिनल तक चलेगा, आगरा कानपुर के रूट से इसको लेकर जाया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इसमें से क्वेश्चंस के रूप में, एमसीक्यू के रूप में पूछे जा सकते हैं और हमको इनको याद रखना है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम 2 अक्टूबर 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।